हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीवी क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.2 का दूसरा नंबर शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, यानी कि जो संख्या हमें दी रखी है उनका जो गुणनफल होगा ये इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकाल लेंगे और उससे इनका एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। उसी तरह से इसका आएगा 7 से इस तरह से क्या आ जाएगा, 26 का 2 गुना 13 और 91 का आ जाएगा 7 गुना 13। एचसीएफ में हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उनमें जिसका घात कम होता है वही एचसीएफ हो जाता है। यहाँ तो दोनों का घात बराबर है, यानी कि कोई एक संख्या हम यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसी तरह से एलसीएम में क्या होता है, दोनों में से जो उभयनिष्ठ होता है उसकी बड़ी घात को लिया जाता है, बड़ी घात वाली संख्या को। इनमें तो दोनों बराबर है, तो इसमें से एक संख्या हम ले लेंगे 13। ठीक, और उसके बाद बची हुई संख्याओं को भी हम गुणनफल के रूप में ले लेते हैं। अब गुना करने के बाद क्या आएगा, देखते हैं इधर करके। 26 गुना 27, 42 का 2 हासिल 4, 7 14 15 16 17 18, 182 आ रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ भी हमें पता चल गया और एलसीएम भी इस तरह से हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र बैठाएंगे। सूत्र क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, सूत्र क्या था हमारा कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। यहाँ आप लोग जांच लिख दीजिएगा। ठीक है, अब दो संख्या क्या है, 26 और 91। ठीक है, और इनका एचसीएफ कितना आया है, 13, और इनका एलसीएम कितना आया है, 182। देखते हैं हम लोग करके क्या आता है। सबसे पहली संख्या क्या है, 26 गुना 91, 6 2 5 9 18 19 20 21 22 23 आ रहा है 23 66। इधर भी देख लेते हैं क्या आ रहा है, 182 गुना 13 जब कर रहे हैं तो आ रहा है 3 दूनी 6, 8 24 का 2 हासिल, 8 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3 4 5, फिर 2 8 1 6 4 2 6, हाँ आ रहा है 23 66। तो दो संख्याओं का गुणनफल आ गया उसके एलसीएफ और एलसीएम के बराबर के, यानी कि ये सूत्र भी इस संख्या पर अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो हम लोगों ने जांच कर लिया कि ये सही फॉर्मूला है और उस पर हम लोगों ने सही मान रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे का पहला नंबर जो है वो समाप्त होता है। अब मैं दूसरा नंबर बताती हूँ। हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर कर लिया है। अब हम लोग दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है कि 510 और 92 का जांच करना है कि इन दोनों का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो पहला क्या है, 510, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 1 जाएगा तो 2 पंचे 10, उसी तरह से हो जाएगा। और 3 से 3 8 24 और 1 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, नहीं यहाँ जाएगा 3 दूनी 6, 3 से नहीं जा रहा, ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सते 35 हो गया। अब 92 का करेंगे तो 2 एकम 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब नीचे रहेगा 510 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 23। उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है, 2, बाकी तो और कोई नहीं है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 2, और एलसीएम क्या आ जाएगा
वो तो 2 ही आएगा। और बचे हुए गुणनखंड 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23 करते हैं। अब इसे क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 गुना 17 क्या जाएगा 42 और 0 6 0 2 6 4 10 और 23 3 4 3 2 23 460। अब हम लोग इसे सूत्र बैठाते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो 2 संख्याएं क्या है, 510 गुना 92 और HCF क्या आ जाएगा 2 और LCM आ जाएगा 23 460। अब जब हम 510 और 92 को गुना करेंगे तो हमारा आएगा 46 920। उसी तरह से HCF और LCM को गुना करने पर यानी 2 गुना आप जब 23 460 को करेंगे तो भी आपका 46 920 आएगा। इस तरह से हमने LHS को RHS के बराबर कर दिया। ठीक है, तो हमारा अब ये सवाल भी प्रूफ हो गया, हम लोगों ने जांच कर ली। यहाँ आप लोग जांच लिख दीजिएगा, जांच करने पर। इस तरह से ये सवाल भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा सवाल बनाते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इसमें क्या है कि 336 और 54 का हम लोगों को निकालना है गुणनफल और फिर उनका HCF और LCM, ठीक, और जांच करना है। अब हम लोग 336 का निकालते हैं गुणनखंड। क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1 2 ठे 16, फिर आ जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, उसके बाद आएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 दूने 4, 2 एकम 2 और उसके बाद आ जाएगा 3 सते 21। ठीक है, अब 54 का 2 दूनी 4, 1 2 सते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं 336 और 54 तो लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, और 54 का क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। उभयनिष्ठ क्या क्या आ सकता है, यहाँ से 2 और एक यहाँ से 3 आ सकता है उभयनिष्ठ। ठीक है, तो HCF क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 और LCM क्या हो जाएगा, इनमें से तो आएगा ही, यहाँ से भी 3 आएगा और इधर से क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और फिर 7 और यहाँ से आ जाएगा 3 तिहाई 9। तो गुना करते हैं, क्या आता है, 3 दूनी 6, 8 के 48, 48 गुना 7, 8 7 56 के 6, यहाँ से 5, 7 28, 29 30 31 32 33। उसके बाद फिर 9 से और 6 के 54, 4 हासिल 5, 9 27 28 29 30 31 32 का 2 हासिल 3, 9 27 28 29 30 यानी 3024 आ रहा है, 3024। ठीक है, अब हम लोग जांच कर लेते हैं। लिख दीजिएगा, जांच करने पर, जांच करने पर क्या होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, सूत्र तो अब तक आपको याद हो गया ही होगा, फिर भी हम लिख रहे हैं। 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो 2 संख्या क्या हो जाएगी, 336 और दूसरी संख्या 54। HCF क्या हो जाएगा इसका, 3 दूनी 6 आया था ना, तो HCF 6 हो जाएगा और LCM हो जाएगा 3024। क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 12 13 4 हासिल 1, 6 तिया 18। देखते 336 और 54 का क्या आता है, तो करेंगे 336 और 54 का, यहाँ से हटा रहे हैं।
336 और 54, 13 13 14 14 हासिल 1 करते 12 1 13 6 5 30 का 9 हासिल 3 5 से 15 16 17 18 8 हासिल 1 5 से 15 1 16 4 4 8 और 1 यहाँ भी आ गया 18,144, 18,144 आ गया हमारा LHS बराबर RHS। तो सिद्ध हो गया। इस तरह से हम लोगों ने जो प्रश्न संख्या 2 था उसके तीनों सवाल को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को शुरू करने वाले हैं। हाँ, तो प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। ये तो बहुत आसान सवाल है, ऐसा ही हम हर सवाल में करते आ रहे हैं और उदाहरण भी बनाए, इसलिए आसान सा है। चलिए हम लोग करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालते हैं। क्या है, 12 का, 15 का और 21 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। हल लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या जगह 2 छके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। उसी तरह से 3 पचे 15, 5 एकम 5। ठीक है, अब 3 सते 21 और 7 एकम आ जाएगा 7। 12 का क्या हो जाएगा 2 गुना 3। 15 का हो जाएगा 3 गुना 5 और 21 का 3 गुना 7। अगर हम चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं, जैसे 12 का लिखे हैं तो इसका यहाँ पे 3 और यहाँ पे हम लोग 2 कर सकते हैं। बस उलट पुलट किया है संख्या को। अब यहाँ हमारा एक साथ उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है तीनों का। तो यहाँ से HCF क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देती हूँ HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है यानी 3। उसी तरह से LCM क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंडों में जो बड़ी घात वाली संख्या होती है। यहाँ तो ना कोई बड़ी घात है ना कोई छोटी घात है, सब संख्याएं बराबर है, इसलिए हम सिर्फ 3 ले लेंगे। और बचे हुए जैसे कि 2 और 2 और इसमें 5 और इनमें 7। तो इस तरह से LCM क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 6 6 12 12 5 60 और 0 6 से 42 यानी 420। इसका आ जाएगा आंसर LCM का और ये हो जाएगा आंसर HCF का। इस तरह से आप एग्जाम में भी बनाइएगा, टोटल के टोटल नंबर मिलेंगे। अब हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। अब हम लोग इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरे में क्या है कि 17, 23 और 29 का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले इनका गुणनखंड कर लेते हैं, 17, 23 और 29 का। दोस्तों ये तीनों संख्याएं जो है हमारी अभाज्य संख्या, यानी कि ये खुद के सिवा और एक के सिवा और किसी संख्या से भाजित ही नहीं होती, भाग ही नहीं लगती। इसे हम लोग 1 से ही कटा देते हैं। 1 से 17 बार में, 1 से 23 बार में, 1 से 29 बार में हो जाएगा। लिख लेते हैं 17 बराबर 1 गुना 17, 23 बराबर 1 गुना 23 और 29 बराबर 1 गुना 29। ठीक है, और यहाँ से एक जो है हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, यानी कि HCF हमारे पास क्या आ गया 1 और LCM आ जाएगा। 1 को लिखने या ना लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गुना करने के बाद तो वही संख्याएं आती है, इसलिए हम लोग 1 नहीं लिख रहे हैं। क्या लिख देंगे 17 गुना 23 गुना 29। अब देखते हैं इसको गुना करके क्या आता है। 17 गुना 23 करते हैं तो 21 का 1 हासिल 2 5। ठीक है, इसलिए 2 एकम 2 1 3 आ रहा है 1 9 391 और गुना 29 तो आ रहा है 9 5 3। उसके बाद हो जाएगा 2 एकम 2 2 6 8 हासिल 1 3 में 6 7 9 2 1 3 8 5 13 का 3 हासिल है 7 3 10 1 11 यानी 1139। इसको गुना करने के बाद क्या आ रहा है 11,339। यहाँ HCF हमारे पास क्या आ गया 1, ये आंसर हो गया, और LCM हमारे पास क्या आ गया 11। अब हम लोग इसका तीसरा नंबर देख रहे हैं। तीसरा में क्या है 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 8, 9 और 25 का 2 चौके 8
2 दूनी 4, 2 एकम 2 आ जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। उसी तरह 5 से 5 बार में 25 25 और 5 एकम 5 आ जाएगा। 8 का क्या लिखेंगे हम लोग? 2 गुना 2 गुना 2। उसी तरह 9 का 3 गुना 3 और 25 का हो जाएगा 5 गुना 5। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे HCF हमारे पास क्या आ जाएगा? जब कोई संख्या है ही नहीं तो हम इसके साथ 1 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने पर तो वही संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ जाएगा? 1। तो HCF हमारे पास क्या होगा? 1। और LCM बची संख्या है, ये सारी संख्याएं बची हुई हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 और इस तरह से 3 तिया 9 और गुना हो जाएगा 25 25। अब गुना करते देखते क्या आता है? 9 8 72 गुना 25। 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 7 5 35 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 9 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 1800। 1800 इसका LCM हो जाएगा। तो ये 1800 इसका LCM हो गया और 1 इसका HCF हो गया। इस तरह से हम लोगों ने 1.2 का तीसरा सवाल सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। हाँ, तो दोस्तों चौथा नंबर सवाल है कि HCF दिया गया है 306 और 657 का 9 दिया गया है। ठीक, और LCM हमें इन दोनों संख्याओं का निकालने को कहा गया है, यानी ज्ञात करने कहा गया है। तो दिया क्या गया है, हम लोग पहले हल लिख लेंगे। लिखेंगे दिया है HCF किसका? 2 संख्याओं का। वो 2 संख्या क्या है? 306 और 657। इनका HCF क्या है? 9 है। ठीक, और हमें क्या करना है? LCM निकालना है इन्हीं 2 संख्याओं का। 306 और 657 का हमें LCM ज्ञात करना है। अब इस सवाल को बनाएंगे कैसे? देखिए, हमें जो सूत्र पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 संख्याएं क्या है? एक है 306 और दूसरी संख्या है 657। दोनों में इनका HCF हमें क्या दिया गया है? 9। लेकिन LCM तो हमें पता ही नहीं है, LCM निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र में क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुना LCM के। ठीक है, वो 2 संख्या क्या है? 306 और दूसरी है 657। ठीक है, HCF तो हमें दिया गया है 2 संख्याओं का क्या है? 9। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? तो LCM नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे LCM का LCM। ठीक है, तो अब हम लोग को तो LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इस 9 जो इसके साथ गुना में, इसे भाग में भेजेंगे। तो आ जाएगा 306 बटे 657 और 9 आ जाएगा भाग में, और इधर बच जाएगा LCM। अब कटाते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9, 0 3 दूनी 6। इससे कट जाएगा 3 तिया 9, 1 3 चौके 12। यानी इधर लिख सकते हैं हम LCM बराबर हो जाएगा 34 गुना 657। देखते हैं गुना करके क्या आता है। यहाँ करते हैं रफ का काम। 34 इधर करते हैं 657 गुना 34। 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 5 चौके 20 21 22 का 2 हासिल 2, 4 चौके 24 25 26, 7 21 का 1 हासिल 2, 8 से 15 16 17 7 हासिल 1, 6 18 1 19 8 3 6 7 13 का 3 हासिल 1, 9 1 10 2 12 हासिल 1 1 1 2 22 338। तो LCM हमारे पास क्या आ जाएगा? 22 338। इस तरह से हमारा सवाल जो है वो सॉल्व हो गया। समझ में आ गया आपको कि 2 संख्याएं दे रखी थी, उनका HCF दिया रखा था हमें 9, और वही 2 संख्याओं का हमें LCM ज्ञात करना था जो नहीं दिया रखा था। और हम तो जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF और LCM के, और 2 संख्याएं तो दी गई है, उनका HCF भी दिया गया है 9, लेकिन LCM तो था नहीं। तो LCM की जगह मैंने LCM रखा और 9 को भाग में भेज दिया, और कटा के मेरे पास आंसर जो आया वो है क्या? 22,338। इस तरह से सवाल सॉल्व होता है। अब हम लोग सवाल 5 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा गया है कि
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो क्या है क्वेश्चन में कि क्या कोई ऐसी संख्या n है, ऐसी संख्या n है जिसके लिए 6n 0 पर समाप्त हो। ये हमसे पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसी संख्या n हो सकती है जिसके लिए 6n यानी 6 पावर जो भी संख्या n रहेगी उसके लिए मान जो होगा वह शून्य पर समाप्त हो। दोस्तों ऐसा सवाल हम लोगों ने उदाहरण में समझ लिया था और कर भी लिया था कि कैसे करना है। उसमें क्या दिया गया था कि किसी संख्या n के लिए 4n शून्य पर समाप्त होता है या नहीं होता है उसकी जांच करने के लिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात n और 5 के घात n का गुणनफल होना चाहिए। जैसे मैं आपको पहले समझा देती हूँ फिर आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है। जैसे कोई संख्या है जैसे 240, इसके भी अंत में क्या है 0 है। उसी तरह हम ले लेते हैं जैसे 20 का ही ले लेते हैं या 30 का या फिर कुछ और ले लेते हैं जैसे 320। ठीक, ये संख्या क्या है जो 0 पर समाप्त हो रही है। ठीक, ऐसी संख्या का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जैसे हम लोग पहले 30 का निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 15 बार में 5 बार में। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। उसी तरह से हम लोग जब 240 का कर रहे हैं तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 25। उसी तरह से 5 से 5 25 और 5 एकम 5। अब हम लोग करेंगे 320 का यदि तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 छः के 12, 0, 2 अठे 16 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दही 20, 2 पंचे 10। ठीक, इन तीनों में आप देखिए कि जब हम लोग इनका गुणनखंड करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 2 तो आएगा ही, इसका पावर क्या है 1। साथ में क्या आ जाएगा 5 के पावर 1 1 1 यहाँ भी है, 5 के पावर क्या आ जाएगा घाते जुड़ जाती है तो इतना हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है 1 है, इसका पावर भी 1 है, यहाँ पे सबका पावर 1 है। और 320 में क्या होगा जब हम इसको करेंगे तो यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 यानी 2 पे 6 हो जाएगा पावर और यहाँ 5 पे 1। तो आप ये तीनों संख्याओं को देखिए, तीनों संख्याओं के अंतिम में जो है संख्या जो है वो 0 है, अंक 0 पर ये समाप्त हो रही है। और इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से 2 का घात n और 5 का घात n संख्या आ ही रही है। उसके साथ और कोई संख्या चल सकती है पर इनमें से कोई एक संख्या यदि नहीं रहे, जैसे हम लोग यहाँ से 5 हटा देंगे तो ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जिसके लिए वो शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, तो कोई भी संख्या यदि शून्य पर समाप्त हो रही है यानी उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 निश्चित रूप से ही शामिल होगा। ठीक है, तभी वो क्या हो सकती है कि शून्य पर समाप्त हो सकती है, वरना वो कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो शून्य पर समाप्त हो। तो अब हम लोग जैसे कि 6n है, यहाँ पे 6n दिया गया है कि 6n क्या शून्य पर समाप्त होगी। तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, हल लिखेंगे। पहले यहाँ पे हल लिख देंगे और तब लिखेंगे कि किसी संख्या n के लिए - 6n शून्य पर तभी समाप्त हो सकती हैं, तो किसी संख्या n के लिए 6n शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है यदि उसके अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n पर समाप्त हो। रखना, चूँकि 6 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 3, 2 की घात n और 3 की घात n के रूप का। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि इसका गुणनखंड इस रूप में है तो यहाँ लिखेंगे
2 के 6n के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, अतः यहाँ से लिखेंगे अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं हो सकती जिसके लिए लिए 6n शून्य पर समाप्त हो, समझ गए आप लोग कि हमें एक ऐसी प्राकृतिक संख्या n ज्ञात करनी थी जिसके लिए 6n शून्य पर समाप्त हो। लेकिन शून्य पर समाप्त होने का शर्त क्या था? कि उसके जो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है वो 2 के घात n और 5 के घात n के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। लेकिन जब हम 6 का गुणनफल करते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो 2 के घात n और 3 के घात n के रूप का मिल रहा है। अतः इसमें 5 तो नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल इस रूप में नहीं है। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं हो सकती जिसके लिए 6n शून्य पर समाप्त। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और जो दूसरी संख्या है वो है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इस रूप में 2 संख्याएं दी गई है और उन्हें हमें भाज्य संख्याएं, ये भाज्य संख्या इन्हें सिद्ध करना है। ये 2 संख्याएं दी गई है और उन्हें भाज्य संख्या है या नहीं है वो सिद्ध करके दिखाना है। तो संख्या क्या दी रखी है तो लिखेंगे, पहले दिया है संख्याएं कौन कौन सी है। पहली संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यानी ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं लेकिन क्यों है ये साबित करना है। तो हम लोग तो जानते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते थे। भाज्य संख्या क्या होती है, उनका 2 या 2 से अधिक गुणज होते हैं, यानी कि जिससे वह भाजित हो सके। 2 ऐसे गुणज होते हैं जिससे वह भाजित हो सके, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, ले लिए 6, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुना 3, यानी इसका 2 है। 2 अभाज्य गुणनखंडों के मतलब गुणनफल जो कर रहे हैं और ये 2 संख्याओं से 6 भाजित हो रहा है, कट रहा है। उसी तरह से 8 का जब लेते हैं तो 2 गुना 4, अगर हम लोग 10 का ले लेंगे तो आ जाएगा 2 गुना 5 गुना 10। इस तरह से 2 या 2 से अधिक संख्याओं से ये भाजित हो रहा है, कट रहा है। लेकिन जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह स्वयं के सिवा और किसी संख्या से भागी नहीं लगती। जैसे कि 2 हो गया, वह खुद के सिवा और किसी संख्या से भाग नहीं लग सकती। 3, उसी तरह से 5, 7, इस तरह से ऐसी संख्याएं जो होती है वो अभाज्य संख्याएं होती है। समझ गए कि भाज्य संख्याएं के लिए क्या है कि वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटती है, भाग लगती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे संख्याएं दे रखी हैं तो हम लोग लिख लेंगे पहले 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इस संख्या से हम लोग क्या करेंगे, 13 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 गुना 11, यहाँ से यहाँ तक में, और ये दूसरी संख्या, इससे क्या किए 13 कॉमन निकाल ली। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 गुना 11, ठीक है। और यहाँ से 13 निकाले हैं तो प्लस में 1 क्या हो जाएगा 13 गुना 77 1 78। 2 संख्याएं आ गई गुणनफल के रूप में, और यहाँ पे जब हम लोग करते हैं तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये पूरी की पूरी एक संख्या हो गई आपकी, और ये दूसरी संख्या।
तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी 5 और उसमें भी 5, तो 5 को कॉमन ले लेंगे और इस सबको गुणनफल के रूप में लिख देंगे। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और ये प्लस आ जाएगा बीच में, और यहाँ से तो हम लोगों ने 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, और इसका गुणनफल यहाँ पे 5 आएगा और गुना के रूप में क्या आ जाएगा, 6 7 42 गुना कर लेते हैं, 42 गुना 4 168 और फिर 3 दूनी 6 और 6 के 48 का 8 हासिल 4 36 37 38 39 40 का 0 हासिल 4 6 6 7 8 9 10 108 1008 इधर और एक वहाँ 1009 आ जाएगा। ठीक, ये भी दो संख्या है। अब हम लोग क्या जाते हैं, भाज्य संख्याओं के दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंडों यानी कि भाज्य संख्याएं होती है वो दो संख्याओं से करती है। यहाँ ये संख्या है इसके भी दो है गुणनखंडों के रूप में, इसके भी दो संख्याएं गुणनखंड के रूप में, यानी कि ये संख्या इससे भी भाग लगेगी और इससे भी भाग लगेगी। उसी तरह ये संख्या 5 से भी भाग लगेगी और 1009 से भी भाग लगेगी। तो हम लिख सकते हैं चूँकि यहाँ दोनों संख्याओं के दो दो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल है, अर्थात यह दो संख्याओं से भाग लग रही है, संख्याओं से भाजित हो रही है, इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरह से ये सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग अगले सवाल की ओर देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा जो अगला सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या कहा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, यानी कि चारों ओर क्या है, रास्ता है वृत्त आकार का। ठीक है, और क्या है कि सोनिया को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। जो सोनिया नाम की लड़की, इसे मैं एस से डिनोट करती हूँ, ठीक, वो जो लड़की है उसको इस मैदान के चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और क्या है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि नाम का जो लड़का है, इसे आर से बताती हूँ, ठीक है, रवि नाम का जो लड़का है उसको इसी मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लग रहा है, यानी कि रवि सोनिया से ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है इसके चारों ओर और सोनिया उसे थोड़ी धीमी गति से चल रही है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि क्या है कि दोनों जो है यानी कि सोनिया और रवि एक ही स्थान से एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितने समय बाद दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। अभी दोनों एक स्थान पर है। अब देखिए, जब रवि, इसके लेते हैं सोनिया का, सोनिया जब पहला चक्कर मतलब जब शुरू ने की है, पहला चक्कर लगाया उसको कितना समय लगा 18 मिनट, और जब वो दूसरा चक्कर लगाएगी तो उसको कितना समय लगेगा 36 मिनट। और इस समय को पूरा करने में रवि को देखते कितना समय लगता है, कितना बार वो दौड़ता है, 12 मिनट में एक बार घूम रहा है, फिर 24 मिनट, फिर 36 मिनट, यानी 3 चक्कर लगाकर रवि इस जगह पर पहुंच जाएगा जहाँ पे सोनिया 2 चक्कर लगा के पहुंची हुई है, यानी कि कितने समय में 36 मिनट में रवि भी उसी स्थान पर रहेगा और सोनिया भी उसी स्थान पर आ जाएगी। लेकिन इसे अब हम लोग लिखेंगे कैसे, तो ऐसे सब सवालों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे, पहले लिखेंगे हल, स्टार्ट करेंगे हल से। क्या करेंगे कि चूंकि सोनिया को मैदान, लिख देंगे वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में
चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। वहीं रवि को इस पथ के चक्कर लगाने में, इस पथ का चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। अब क्या करेंगे, 12 मिनट का समय लगता है, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसलिए दोनों के मिलने का स्थान या मिलने का समय, इसलिए दोनों के एक ही स्थान पर मिलने का समय। इसमें क्या करेंगे, अब 12 मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। 12 और 18 का पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे। क्या आ जाएगा, 2 छाके 12, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9। 12 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, और 18 का 2 गुना 3 गुना 3। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 3, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 3 तो आएगा ही गुना में, साथ में वो जो बचे हुए 2 और 3 है वो भी आ जाएंगे, यानी 2 गुना 3। इस तरह से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 12 तो 36, यानी कि 36 मिनट का समय लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, इस तरह से ये सवाल को सॉल्व करना है। और इस तरह हमारी क्या हुई, प्रश्नावली जो 1.2 थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आप लोग फिर से एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, आपको पूरी की पूरी प्रश्नावली समझ आ जाएगी। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में 1.3 देखेंगे, प्रश्नावली 1.3 को। थैंक